क्लास 10th भारतीय भवन इकोनॉमिक्स में चैप्टर दूसरा हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय। यहाँ राज्य में बिहार की बात हो रही है और राष्ट्र में भारत की। तो दोनों की आय की गणना हमें इस अध्याय में पढ़नी है। आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हल करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 10 है। पहला सवाल, बिहार राज्य के घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। देखिए इसका उत्तर लिखने से पूर्व हम ये समझेंगे बिहार का घरेलू उत्पाद ये क्या कहलाता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन जो है प्रायः दो आधार पे होता है। पहला आधार होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दूसरा होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद GSDP और NSDP। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो आधार पे होता है। तो ये जो GSDP है यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसमें बिहार की भौगोलिक सीमाओं के अंदर यानी पूरे बिहार की जितनी भी सीमाएं हैं, जितने भी ज़िले हैं, उनके अंदर एक साल में जितने भी उत्पादित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनसे जो प्राप्त होता है रुपया पैसा, किससे, कृषि, पशुपालन, वानिकी, द्वितीय निर्माण, ये सब क्या है, देखिए प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, इन सब से जो रुपया पैसा प्राप्त होता है तो वो कहा जाता है GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। उदाहरण के लिए समझिए, किसी एक वर्ष में जिस अनाज का उत्पादन होता है उसके लिए क्या लगता है, बीज लगता है, उर्वरक, सिंचाई आदि पर धन खर्च करना पड़ता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद से व्यय यानी खर्च, इन पदमंदों को घटाने के बाद यानी जो इनको उत्पादित करने में, फसल उत्पादित करने में इन पर जो खर्च लगा उसको घटाने के बाद जो बचता है, जो शुद्ध रूप से बचता है पूंजी, उसे कहा जाता है, वो होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। समझ में आ गया। तो ये पूरी साल भर की जो उत्पादन होती है उसकी लागत होती है, जो घटाने के बाद जो शुद्ध बचता है वो हो गया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। क्लियर हुआ आपका NSDP। तो सवाल हमारा है बिहार राज्य के घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान होता है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को क्षेत्रों में 3 प्रकार विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वन की सब आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में वन निर्माण, ठीक है, विद्युत, और तृतीय सेक्टर में देखिए परिवहन, संचार, भंडार, सेवाएं। तो सबसे ज़्यादा इसी से उत्पादन होता है। यहाँ पर भी आप आंकड़ों पर गौर करेंगे। ठीक, तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे बिहार के राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय सेक्टर, अभी हमने देखा तृतीय सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र का अंशदान सर्वाधिक है, जिसमें संचार, सेवाएं, बैंकिंग, व्यापार एवं होटल महत्वपूर्ण है। बस हो गया इसका उत्तर हमारा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, बिहार राज्य की वर्तमान विकास दर क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, बिहार की विकास दर की बात की जाए, ये जो आंकड़े हैं 2004 से 5, 2008 से 9, 11.03%। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये पुराने आंकड़े हैं। 2006 से 13 की भी देखिए 12%। तो हमें तो वर्तमान में बताना है, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, वर्ष 2023 से 24 में वर्तमान विकास दर कितना है, 14.47%। ठीक, तो आपको यही लिखना है। देखिए तीसरा सवाल, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, वो परिभाषा करनी है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो हम यहाँ से करेंगे। आप चाहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, काफ़ी सिंपल भाषा में उसको आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं, जिसमें भौतिक और अभौतिक पदार्थ सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित रहती हैं। यह देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय की राष्ट्रीय आय लाभांश है। यानी किसी देश में मूल्यों, वस्तु के मूल्यों, सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक साल के अंदर। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, राष्ट्रीय आय का सृजन किस प्रकार होता है। देखिए सृजन मतलब होता है उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना, बनाना। राष्ट्रीय आय कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, वही तो बताना है हमें। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय आय का सृजन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। देखिए वस्तुओं का मतलब होता है जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं, खरीद बिक्री से जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, इसमें व्यापार भी आ जाएंगे। सेवाओं का मतलब होता है मनुष्य क्या है, मनुष्य एक संसाधन है तो अपनी सेवाएं देता है,
जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वो अपनी सेवाएं देता है तो पैसे कमाता है, राष्ट्र का विकास करता है। ठीक, तो वस्तुओं और सेवाओं से जो उत्पादन के रूप में होता है, तो इसी से क्या होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, उत्पत्ति होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर, राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं। ये जो नेशनल इनकम है उसके साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं। देखिए देश में जितने भी राष्ट्रीय आय सृजित किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, तो वो न किसी तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, यानी उस पर व्यय किए जाते हैं, तो उसको अगर हटा दिया जाए, इन जिसे पूंजी कहा जाता है, तो हम ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम पूरा लिखेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को हटाने और सरकारी अनुदानों की रकम जोड़ देने के बाद जो राशि बचती है, ठीक है, जो राशि बचती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, तथा उत्पादन के साधनों के बीच उसी का वितरण होता है। यही कारण है कि इसे साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हुआ आपका। 6 नंबर सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो हम लिखेंगे, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय, तो इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSC के अधीन की जाती है। आपको यही लिखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं, परिभाषा करनी है। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ से होगा, किसी देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उस देश की औसत आय, या उसे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। तो परिभाषा हमारा ये पूरा हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल हमारा है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम होने का क्या कारण है, क्या वजह है, वो बताना है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने यानी कमी होने का जो प्रधान मुख्य कारण है, पिछड़ी हुई अवस्था, यानी कृषि उतना विकास नहीं हुआ है। ठीक, और राज्य में उद्योग धंधों का अभाव है। इसके फलस्वरूप बिहार राज्य का घरेलू उत्पादन बहुत कम है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि दर भी अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसी कारण यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है कमी पाई जाती है बिहार में। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल हमारा क्या है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बस उन जिलों के नाम हमें यहाँ पे ब्यौरा बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे बिहार राज्य की जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तो उसमें पटना और मुंगेर जिले शीर्ष स्थान पे थे जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पटना और मुंगेर के ज़्यादा है और सुपौल और शिवहर जिले के सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका उत्तर बस हमें इसी तरीके से लिखना है, बिहार में पटना और मुंगेर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जिले हैं, जबकि सुपौल और शिवहर सबसे कम जिले आंकड़े में पाए गए हैं। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल क्या है, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल करती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर ही की जाती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए हमारा प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या 7 है। आइए हल करते हैं। पहला सवाल है, राज घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। राज घरेलू उत्पाद का आकलन प्रायः 2 आधार पे होता है। पहला सकल राज घरेलू उत्पाद तथा दूसरा है शुद्ध राज घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी GSDP और दूसरा NSDP। GSDP के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से मौद्रिक मूल्य जो प्राप्त होता है ये सारे, ठीक है, उनको कहते हैं GSDP। और उसके बाद जो व्यय के मन यानी धन घटाने के बाद जो शुद्ध प्राप्त होता है, जो शेष बचता है, उसे कहा जाता है NSDP। तो आपको यहाँ तक कर लेने हैं ताकि सारा एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से। अब इसके बाद सवाल हमारा है, सकल राज घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज घरेलू उत्पाद में अंतर कीजिए। तो अभी हमने देखा, देखिए कौन हो गए, GSDP और एक होता है NSDP।
तो जो प्राप्त होता है जीएसडीपी, जो व्यय यानी घटाने के बाद जो शुद्ध प्राप्त होता है एनएसडीपी। इसका हम कैसे अंतर करेंगे? तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है, जबकि एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी से मूल्य ह्रास यानी घटाने के बाद जो प्राप्त होता है, जो राज्य की पूंजी कहलाता है, पूंजी संपत्ति को बताता है जीएसडीपी एनएसडीपी। ठीक है, तो ये हमारा अंतर हो गया दोनों में। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, हम स्थिर मूल्यों पर ही राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन क्यों करते हैं? स्थिर मतलब रुका हुआ मूल्य पर ही राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, ठीक है, यानी उसको देखते हैं क्यों, वो बताना है कारण। देखिए इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से हम यहाँ से करेंगे। हम किसी एक वर्ष में घरेलू उत्पाद के मूल्यों की दूसरे वर्ष की तुलना कर ही राज्य के आर्थिक विकास की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हमें किसी घरेलू उत्पाद की जानकारी चाहिए तो एक वर्ष और दूसरे वर्ष के मूल्यों की तुलना करके निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वस्तुओं के मूल्य प्रायः स्थिर नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, घटते बढ़ते रहते हैं और इनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। अतः उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि नहीं होने पर इसके मूल्यों में वृद्धि होने के उत्पादन की मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। यही कारण है कि वास्तविक उत्पादन बढ़ा है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए हम राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर मूल्य पर आकलन करते हैं। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आप पूरा लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यही कारण है कि वास्तविक उत्पादन बढ़ा है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए हम राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर मूल्यों पर आकलन कर सकते हैं। ये शॉर्ट में होगा, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप पूरा ही लिख लीजिए ताकि अच्छे अंक मिल सके एग्ज़ाम में। 4 नंबर देखिए, कुल घरेलू उत्पाद क्या है, ये परिभाषा करनी है। तो यहाँ पे देखिए कुल घरेलू उत्पाद, इसका परिभाषा हो गया, घरेलू उत्पाद की धारणा एक बंद अर्थव्यवस्था से समृद्ध यानी संबंधित है। कुल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो एक वर्ष में जितने भी रुपया पैसा अर्जित की जाती है, धन अर्जित की जाती है, ठीक, तो कुल घरेलू उत्पाद कुल राष्ट्रीय आय एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक वर्ष में किसी देश या किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होता है, वो कुल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहते हैं। तो हमें यहाँ तक कर लेना है इसका उत्तर। इसके बाद देखिए हमारा 5वां, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे ध्यान देना है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर हमें करना है। तो ये रहा देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद और ये रहा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, लिख के डैश देना है और फिर यहाँ से करना है एक वर्ष के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन तथा विनिमय होता है उनके बाजार मूल्य को हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें लिखना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लिख के फिर डैश देना है। तो ये क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट आदि का खर्च निकाल देने के बाद जो शेष बचता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता पड़ती है, मशीनें मजदूरों को खर्च किए जाते हैं, तो हमें कपड़ा प्राप्त करते हैं। जो कपड़ा प्राप्त करते हैं उसके पीछे जो खर्च की जाती है, ठीक है, घिसावट वो कही जाती है, उसको निकाल देने के बाद जो बचता है शुद्ध रूप से वो होता है राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा है 6 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आय की माप में क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय के मापने में कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला आप लिखेंगे, पहला पर्याप्त और विश्वस्त आंकड़ों की कमी, तो इसके बारे में भी आपको थोड़े लिख लेना है यहाँ तक। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, तो यहाँ तक हो गया। और तीसरा लिखेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, तो ये हो गया। तो हमें 3 ही बताना है। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान बताइए। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान बताना है। क्या योजना काल में हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, ये भी बताना है। तो इसमें 2 प्रश्न है, पहला हम बताएंगे राष्ट्रीय आय का अनुमान और दूसरा योजना काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे गौर करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय, तो हम यहाँ से लिखेंगे
राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में प्रोफेसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्त किया। इस समिति में के अनुसार 48 और 49 में भारत की राष्ट्रीय आय इतनी करोड़ थी। ठीक है, देखिए आपको लिखना है बस यहाँ तक और थोड़े से बढ़ा लेना है। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा ये गणना की जाती है। अब हमें बताना है योजना काल के बारे में। तो योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय में सामान्यतः वृद्धि हुई है। कौन सा योजना काल हो गया? 50 से 51। ठीक है, 50 से 51 से 2002 से 3 के बीच राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 8 गुना से भी अधिक बढ़ा है। तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।